हेलो गाइस, माय नेम इज सीए दर्शन ओझा एंड वेलकम टू सीए यूट्यूब क्लासेस। यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा आपका डीटी का एमसीक्यूज पार्ट है। जी हाँ, आज के ये वीडियो में आपको 20 एमसीक्यूज सॉल्व करवाए जाएंगे और उसके बाद में फिर अगले दिन हम लोग और एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। तो आपको करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको इस चैनल को जितना शेयर हो मैक्सिमम आप उतना शेयर कर लीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट जिसको सीए इंटर के एमसीक्यूज पार्ट सॉल्व करने तो वो यहाँ पे आके देख के भी सॉल्व कर सकता है। यस, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव्स और सीएमए के लिए तीनों के लिए एप्लीकेबल है। आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम क्योंकि टेक्स्ट सब जगह सेम ही रहता है। इसके साथ में मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप जब भी ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखना, आप जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके चैप्टर्स के सब प्रोविजंस आपको ढंग से आने चाहिए। यस, तभी आपको एमसीक्यू सॉल्व हो पाएंगे, यानी सॉल्व होने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बिकॉज यहाँ पे छोटी से छोटी चीज भी आपको पूछी जा सकती है। यस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, चलिए। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कौन से चैप्टर का आपका एमसीक्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे वो हिसाब से आपको समझाते हो जाएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक क्वेश्चन पे डिटेल एनालिसिस करके पढ़ेंगे। मैं यही समझूंगा जो एमसीक्यूज देख रहा है उसको पूरा अच्छे से समझना है, तो हम लोग क्या करेंगे हर एक एमसीक्यूज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए सुनते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यूज नंबर 1। द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सरल who attended the age of 60 years on the 1st April 2021। तो ये एक सर्कुलर आया था। यस, सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया था कि अगर कोई ऐसा पर्सन, एज वी ऑल नो, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अपना जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021। स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल 20, खत्म कहाँ पे होता है, 31 मार्च 2021 पे। अभी सर इसका ए वाई कौन सा है, ए वाई 21-22 है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल 2021, खत्म कहाँ पे होता है, 31 मार्च 2022, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मिस्टर सरल हु हैज अटेंडेड द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 को वो 60 ईयर्स का एज कंप्लीट कर दिया। तो उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था कि सर ये 60 ईयर का एज कभी खत्म हुआ माना जाता है, इन द प्रीवियस ईयर। यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर 1 अप्रैल 2020 को 59 ईयर्स का होगा। यस, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 को कितना है, 60 ईयर्स का है। तो उसने भाई ने 59 से स्टार्ट किया, तो जैसे 31 मार्च 2021 आएगा उसके 60 ईयर्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये क्यों दिया हुआ है, ताकि आप लोग स्लैब जो एप्लीकेबल करोगे वो किसकी करोगे, सीनियर सिटीजन की। यस, एज वी ऑल नो, सीनियर सिटीजन मतलब सर ऐसा बंदा जो मोर देन इक्वल टू 60 ईयर्स इन प्रीवियस ईयर। कौन सी ईयर में होता है, प्रीवियस ईयर में। तो यस, वो 59 का 1 अप्रैल 20 को था, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 31 मार्च आएगा ऑटोमेटिकली वो 60 ईयर्स का हो जाएगा। तो हम लोग वही समझेंगे कि भले ही वो 1 अप्रैल 2021 को 68 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, बट उससे जस्ट पहले दिन उसका 60 ईयर्स का हो गया था, खत्म हो गया था। यस, यानी वो 60 ईयर्स का हो गया था। तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेलिब्रेट कौन सा लगेगा, 3 लाख का। and does not opt for the previous provision of section 115 EAC। ये एक नया सेक्शन आया जहाँ पे सर आपको और बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं, वो ऑप्ट नहीं कर रहा है, यानी हम लोग पुराने ही स्लैब रेट्स को फॉलो कर रहे हैं। फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 ऑन द टोटल इनकम ऑफ 5,60,000। यस, यानी 5,60,000 की इनकम पे आपको टैक्स निकालना है। ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से अपने को टेंशन वाली बात है नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, अप टू 3 लाख, यानी सीनियर सिटीजन हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख का स्लैब लेंगे। 3 लाख क्या होगा सर, नील। फिर हम लोग आगे बोलते हैं 3 लाख टू 5 लाख, कितना परसेंट है, 5%। तो 3 लाख और 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 लाख का। तो 2 लाख पे 5% कितना होता है, 10,000 आपको टैक्स लग जाएगा। उसके बाद में अपने को 5 लाख से इतना आगे नहीं जाना है, अपने को कहां तक जाना है, 5,60,000 तक ही जाना है। तो 5 लाख टू 5,60,000 कितना होता है आपका, 20% रेट होता है। तो आपके बीच में यहाँ पे गैप कितना है, 60,000। तो 60,000 का 20% कितना होता है सर, 12,000। तो अगर मैं ऐड करता हूं सर 10,000 प्लस 12,000 कितना होता है आपका, 22,000 होता है। और एज वी ऑल नो कि ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैंने सब कुछ निकाल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में सेस ऐड करते हैं 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आएगा सर, 22,000 प्लस 4%। तो आपको आंसर आता है 22,880। कितना आता है, 22,880। तो मेरे को बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यस, यानी याद रखना यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि 1 अप्रैल 21, इवन वो आपके असेसमेंट ईयर का पहला डेट है,
बट वो 59 ईयर्स का कभी था 1 अप्रैल 20 को, जैसे जैसे उसने क्या किया खत्म कर दिया, तो जैसे 31 मार्च 2021 आएगा वो दिन को उसको 60 ईयर्स बैठ मतलब बोलते ना 59 खत्म हो जाएगा 60 में आ जाएगा। यस, और अगले दिन क्या करेगा वो बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर देगा। नेक्स्ट आते हैं द टैक्स लायबिलिटी और निर्लिप्त कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 बीएडी ऑन द टोटल इनकम ऑफ 90,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इज। अभी सर ये बहुत बोलते हैं ना एक कॉमन क्वेश्चन है, जो रेट आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का दिया हुआ है वो क्या बोलता है कि सर अगर 10,000 तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम है तो उसको 10% ही पे करना है। अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो उसको 20% पे करना है। और अगर सर उसका इनकम 20,000 से अबव है, 20,000 एंड अबव है, तो उसको कितना पे करना है 30%। कितना पे करना है उसको 30% पे करना है। यानी 10,000 तक से कितना आपका 10%, 10,000 से 20,000 कितना आपका सर 20%, अबाउट 20,000 कितना हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, अभी सुनना। तो मैं आपको बोलता हूं कि जैसे इसका इनकम कितना 90,000 है, तो वो क्या बोलेगा अप टू 10,000 10%, यानी पहले 10,000 पे कितना पे करना आपको 10%, कितना आ जाएगा 1,000। उसके बाद में अगले यानी अगले कौन सा 10,000 से लेके 20,000 के बीच में कितना डिफरेंस है सर 10,000, इस पे आपको कितना पे करना है 20%, तो कितना आ जाएगा 2,000। उसके बाद में 20,000 से लेके आपको नेक्स्ट कहां तक जाना है 90,000 तक, कितना डिफरेंस है 70,000। तो वो 70 पे आपको कितना पे करना है 30%, कितना आ जाएगा 21,000। तो टोटल टैक्स कितना होगा 1,000 2,000 एंड 21,000, कितना होता है आपका सर 21 टू 23 24,000, कितना होता है आपका 24,000। अभी एज वी ऑल नो कि मैंने पूरा का पूरा टैक्स कंप्यूट कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर यहाँ पे सेस भी ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। चलो 24,000 का 4% कितना होता है 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, 960। तो हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 24,960, यानी आपका आंसर कौन सा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यानी स्लैब रेट वैसे ही यूज करना है जो अपन इंडिविजुअल के लिए यूज करें, बट यहाँ पे स्लैब रेट अलग है। यहाँ पे क्या बोलता है अप टू 10,000 आपको सर 10% टैक्स पे करना है, 10 टू 20 के बीच में कितना 20%, अबाउट 20,000 कितना होगा आपका 30% टैक्स पे करना है। तो हमने वो सब क्या कर लिया टैक्स कंप्यूट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। What is the amount of marginal relief available to the Sadvichar Limited, a domestic company? Yes, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ ये कंपनी कौन सी है, डोमेस्टिक कंपनी है। ऑन द टोटल इनकम ऑफ 10 करोड़ 3,50,000, यानी यहाँ पे उसका इनकम कितना दिया 10 करोड़ 3,50,000 फॉर प्रीवियस ईयर 2021, कंप्राइजिंग ओनली ऑफ बिजनेस इनकम, यानी इसके अंदर खाली कौन सा इनकम है बिजनेस इनकम ही इंक्लूड है। Whose turnover in the previous year 18-19 is 450 करोड़। यस, यानी वो क्या बोलता है उसका टर्नओवर 18-19 में कितना था 450 करोड़ था। पेइंग टैक्स एज पर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अज्यूमिंग द कंपनी डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बी डबल, यानी ये क्या बोलता है कंपनी नॉर्मल रेट जो नॉर्मल रेट दी है वही फॉलो कर रही है, बाकी कोई स्पेशल 25% वाला 22% वाला रेट कोई भी फॉलो नहीं कर रही है। सुनना भी ध्यान से। तो यहाँ पे दो चीज समझ लायक है। अगर कोई कंपनी जैसे अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है 2021, तो अगर मैं कंपनी वो भी कंपनी कौन सी अपनी डोमेस्टिक कंपनी, कौन सी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी, उसके टैक्स रेट की बात करता हूं कि भाई मेरे को प्रीवियस ईयर 2021 में कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग चेक करते हैं प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर। यस, प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर। ये मैं आपको इन डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि मालूम अभी किसी के माइंड में क्वेश्चन भी आएगा कि सर 18-19 क्यों हम लोग चेक करते हैं। तो यस, आप चाहो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, और वहां पे आप चाहो तो मेरा नाम डाल दो तो आपको मेरे जो भी लेक्चर्स है May 21 के लिए वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी सर्च कर सकते हो। अभी सुनना, तो टर्नओवर अगर लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ है तो आपको 2021 में कितना टैक्स बनना है 25% बनना है। बट अगर 400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था कहां पे 18-19 में, तो आपको बनना पड़ेगा कितना, आपको बनना पड़ेगा 30% बनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि सर उसके पास कितना था 450 करोड़ था टर्नओवर, कितना था 18-19 में 450 करोड़, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब को 20-21 में 30% के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे एक चीज तो मेरे माइंड में आ चुकी है कि रेट कितना रहेगा 30% रहेगा। चलो बढ़िया बात है।
पेइंग टैक्स ठीक है, अज्यूम दैट कंपनी डज नॉट, ओके। अभी हम लोग क्या निकालना है कि इससे कितना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो मेरा निकालने का कुछ ऐसा स्टाइल है, आप सुनना ध्यान से। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया ना वो निकाल दो, यानी क्वेश्चन में कितना इनकम दिया, टैक्स ऑन 10,03,50,000। आप क्या करो, इस पे निकाल दो। चलिए, तो ये कौन सी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, हम लोग क्या बोलेंगे, इस पे टैक्स रेट कितना लगता है, इस पे टैक्स रेट लगता है सर 10,03,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 30,105,000। एड एड क्या करेंगे, सरचार्ज। और अपने को मालूम है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जिसका टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस पे कितना सरचार्ज लगता है, 12% लगता है। तो क्या करो, सरचार्ज टैक्स पे लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 12%, 36,126,000, टोटल कर दो प्लस 30,105,000। तो आपका टोटल टैक्स आएगा 33,717,600। यस, ये आपका क्या आ गया सर, जो आपको क्वेश्चन में इनकम दिया ना उसका आपको टैक्स दिया है कि इतना टैक्स अपने को भरने को आ सकता है, बराबर। यानी अपने को क्वेश्चन में इनकम कितना दिया था सर, 10,03,50,000। बट अभी अपने को चेक करना है कि यही बंदा अगर 10 करोड़ तक भरता, क्योंकि अपने को मालूम है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जिसका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 करोड़ है तो उसको 7% सरचार्ज लगता है। और अपना 10 करोड़ से ज्यादा है तो कितना लगता है उसको, 12% सरचार्ज लगता है, ठीक है। तो अभी सुनना यहाँ पे, अभी यहाँ पे बात क्या होगा कि अगर मैं 10 करोड़ का चेक करता हूं, यस, कितने का हम लोग, 10 करोड़ का हम लोग चेक करते हैं कितना भरना पड़ेगा, तो वो क्या बोलता है, टैक्स रेट तो 30% ही लगता है। 10 करोड़ का 30% कितना होता है, 30 लाख, सॉरी 3 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, कितना होता है, 3 करोड़। एड अभी यहाँ पे जो आपका सरचार्ज है ना, यहाँ पे अगर आपका इनकम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो वहां पे कितना लगता है, 7%। यानी अपने को चेक करना है कि सर 7% कितना होगा सर, 3 करोड़ का 7% 21 लाख आएगा। टोटल मार दो कितना आता है सर, 3 करोड़ 21 लाख बराबर। ये आपका क्या आ गया सर, टोटल टैक्स आ गया। यानी वो क्या बोलता है कि एक्चुअल इनकम क्वेश्चन में कितना दिया, 10,03,50,000। उस पे मैंने टैक्स निकाला, कितना आ गया सर, 3 करोड़ 37,17,600। बट यही अगर मैं 10 करोड़, क्योंकि मेरे को मालूम है 10 करोड़ के बाद में सरचार्ज बढ़ रहा है, अप टू 10 करोड़ 7% था, 10 करोड़ के बाद में कितना है आपका, 12% है। तो इसके लिए फिर वो क्या बोलते हैं कि एक काम कीजिए, हम लोग चेक करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आपका इनकम खाली कितना बढ़ा था सर, पहले 10,03,50,000 है और मैंने 10 करोड़ चेक किया तो आपका इनकम खाली कितना बढ़ा है, 3,50,000 ही बढ़ा है। बट उसके चक्कर में आपको टैक्स कितना बढ़ गया, यानी अगर आप 10 करोड़ कमाते तो आपको कितना ही टैक्स भरने को आता। बट आपने कितना कमाया, 10,03,50,000, तो आपको कितना टैक्स भरने को आ रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। सर मेरे को आ रहा है 16,17,600 टैक्स भरने को आ रहा है। यानी जैसे मेरा इनकम 3.5 लाख से बढ़ता है, मेरा टैक्स कितना बढ़ता है, 16,17,600 रुपया। यानी अगर मेरे को बोलो कि कोई तुमको ऐसा बोल दे कि बेटा तू 3.5 लाख कमा रहा है ना, तो तेरे को 16,17,600 रुपये पे टैक्स, इतना टैक्स भरना पड़ेगा। भाई क्या हम लोग भरेंगे? तो गवर्नमेंट क्या बोली, बेटा ठीक है, इसका जो भी डिफरेंस रहेगा ना माइनस कर दो, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। यानी उतना टैक्स मत भरो, क्योंकि हमको ही मालूम है कि तुम्हारा इनकम से ज्यादा हम लोग तुम्हारे पास से टैक्स ले रहे हैं। तो मेरे को बोलो 16,17,600 माइनस 3,50,000 कितना आ जाएगा, 12,67,600। ये आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। यस, तो मेरे को बोलो आपके यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा आंसर आपके लिए सही रहेगा, आंसर नंबर बी, कितना, 12,67,600। The tax payable by the Dharma Limited on total income of 1 crore 1 lakh for 2020-21, Dharma LLP on total income of rupees 1 crore 1 lakh for previous year 2021 is.
यानी अपने को क्या बोल रहा है सर, टैक्स बोल रहा है। यानी यहाँ पे सब चीज ध्यान रखना है, टैक्स भी निकालना है अपने को, मार्जिनल रिलीफ भी चेक करनी पड़ेगी, फिर लास्ट में फाइनल टैक्स लायबिलिटी भी निकालना, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस पे सरचार्ज कैसे लगता है। अगर पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, अगर उनका टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, कहाँ तक, 1 करोड़ तक, तो उनको कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है। बट 1 करोड़ से ज्यादा है तो उनको 12% क्या लगता है, सरचार्ज लगता है। यस, यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन में कितना इनकम दिया है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनकम 1 करोड़ 1 लाख, ये आपका क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इनकम दिया है। अभी पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी पे टैक्स कितना लगता है, टैक्स रेट सीधा 30% है। तो अगर मैं बोलूं 1 करोड़ 1 लाख का 30% कितना होता है, तो आप सब लोग बोलोगे सर 30,30,000। बट यहाँ पे इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, नहीं होगी, हो गई ना। तो अगर कोई भी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई तो हम लोग क्या करेंगे सर, एड सरचार्ज एट द रेट 12%। चलिए मल्टीप्लाई बाय 12%, कितना आया, 363600, ऐड कर लो 30,30,000 प्लस इतना, तो आपको टोटल कितना आ जाएगा, 33,93,600। यानी इतना मेरे को टैक्स भरने को आ सकता है। बट मैंने क्या सोचा कि यार मतलब क्यों ना हम लोग एक बार चेक कर लेते, क्या करते हैं हम लोग, एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि भाई अगर मेरा इनकम 1 करोड़ होता, कितना होता, 1 करोड़ होता, तो हम लोग क्या करते हैं बराबर, तो हम लोग चेक करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, अगर तुम्हारा इनकम कितना होता, अगर तुम्हारा इनकम 1 करोड़ होता, कितना होता सर, 1 करोड़ होता, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सुनना विधान से। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमने बोला कि अगर हमारा इनकम होता ओनली 1 करोड़, बराबर, क्योंकि हमको मालूम है ना कि 1 करोड़ के बाद में सरचार्ज बढ़ रहा है, तो उसके 1 करोड़ के आसपास की इनकम चेक करो। तो अपने को कितना दिया, 1 करोड़ 1 लाख ना, तो हम लोग चेक कर लेंगे अगर मेरा इनकम कितना होता, 1 करोड़ होता, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सुनना विधान से। टैक्स रेट कितना आता, 30%। 1 करोड़ का 30% कितना होता है, 30 लाख। अभी 30 लाख आपका टैक्स है, बट मेरे को मालूम है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी का इनकम 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज कुछ भी नहीं लगेगा, बराबर। तो यहाँ पे टोटल टैक्स कितना आ जाएगा, 30 लाख। यानी ये हमने एस्टिमेट किया है कि अगर यही बंदा 1 करोड़ कमाता है तो क्या उसको कितना टैक्स भरना पड़ता। अभी सुनना, अभी डिफरेंस क्या मालूम है कि मैंने कितना कमाया, 1 करोड़ 1 लाख, इनकम मैंने एस्टिमेट कितना लिया, 1 करोड़, तो कितना इनकम मेरा खाली बढ़ा है, 1 लाख रुपया ही बढ़ा है। बट वो चक्कर में टैक्स लायबिलिटी कितना बढ़ा है, तो हम लोग बोलेंगे सर 33,93,600 माइनस कितना, 30 लाख। तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बढ़ा है सर, 3,93,600। यानी गवर्नमेंट क्या बोलती है बेटा कि बेटा 1 लाख रुपया टैक्स बढ़ा है तो तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा 1 लाख रुपया इनकम बढ़ा है तो तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा 3,93,600। अरे मेरे को बोलो, क्या हम लोग भरेंगे, क्या हम लोग भरेंगे, भाई हम लोग बोल देंगे सर कितना डिफरेंस है, हम लोग नहीं भरेंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है जितना डिफरेंस है ना वो तेरे को क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ, क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ, बराबर। यस, 2,93,600, कितना, 2,93,600। यस। अभी सुनना, तो मेरा रियल में एक्चुअल इनकम कितना था सर, 1 करोड़ 1 लाख। इसके नीचे टैक्स पेबल कितना आया, 33,93,600, और लेस मेरे को क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। यस, कितना मिलेगा सर, जो आपको आ गया, यानी तुम इतना टैक्स मत भरो, 2,93,600, चलिए लेस कर दो, 33,93,600 माइनस 2,93,600। तो आपको क्या बोला, 31 लाख रुपीज पे आपको टैक्स भरना है, बराबर, इतना टैक्स भरना है, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, लास्ट में ऐड कर लूंगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मल्टीप्लाई बाय 4%, दैट इज 1,24,000। टोटल कर दो कितना आता है, प्लस 31 लाख, 32,24,000। यानी गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बेटा एक काम कर दो, 32,24,000 पे क्या कर दे, टैक्स भर दे। क्योंकि सर देखो, वो सीधी बात है ना, 1 लाख रुपया बढ़ने के चक्कर में अपने को टैक्स कितना भरने को पड़ रहा है,
3,93,600, क्या कोई ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, नहीं भाई मेरे को ऐसा नहीं करना, मैं नहीं भरा। क्यों? क्योंकि खाली इनकम 1 लाख बढ़ रहा है, तू मेरे को बोलेगा 3,93,600 पे टैक्स भर, तो नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती, ठीक है ना, 1 लाख भर दे, तो इतने में से 3,93,600 में से 1 लाख लेस कर दूंगा, कितना आएगा? 2,93,600, और वो तो क्या मिल जाएगा? मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। ये और बाकी के बाद में तू क्या कर दे, लास्ट में सेस भी ऐड कर ले। तो बोलिए अपना आंसर कौन सा रहेगा? 32,24,000, दैट इज आंसर नंबर बी। चलिए, Mr. Raman, aged 64 years, was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for the investment of ₹7 lakh not recorded in the books। तो भाई ये कौन से इन्वेस्टमेंट है? ऐसे इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई इनकम जो मैं नहीं बताता हूँ, जो मैं क्या करता हूँ, नहीं बताता हूँ, तो वो क्या होती है? या तो अनएक्सप्लेन इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट है, तो वो कौन से हो जाएंगे? अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो कितने मिले अपने को? 7 लाख रुपए के मिले। What shall be the tax payable by him in the value of such investment considered to be deemed income as per 69? अभी सुनना, 7 लाख है, याद रखना, कोई भी अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन कैश है, अनएक्सप्लेन एक्सपेंसेस है, तो इस पे सीधा टैक्स रेट कितना आपका सर? सब मिला के 75% है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड कर लेंगे, ठीक है? यस, तो सुनना, तो हम लोग 7 लाख पे कितना टैक्स लगाएंगे? 75%। तो हम लोग बोलो सर 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 75 कितना आ गया? 5,25,000 प्लस एजुकेशन सेस कितना? हेल्थ एंड 4% मल्टीप्लाई बाय 4% कितना आता है? 21,000। कितना है टोटल? मारो सर, 5,25,000, 5,46,000। चलिए, तो अपना आंसर कौन सा रहेगा सर? आंसर नंबर सी, दैट इज 5,46,000। यस, यानी याद रखना, कोई भी इन्वेस्टमेंट मिला है उसमें से क्या करेंगे हम लोग से, हाँ खर्चा उसने किया वो हम लोग लेस करने को दे देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा होता है कि 7 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, बट उसने ये इन्वेस्टमेंट खरीदा था, ठीक है, कहाँ से भी ज्वेलरी खरीदा, यानी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, बट उसने खरीदा 20,000, मतलब 7 लाख में से 20,000 लेस करो, कितना आ गया? 6,80,000। उस पे आपको क्या करना है? फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। यस, बट यहाँ पे ऐसा कोई एक्सपेंस का डिटेल नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? 7 लाख पे ही हम लोग पे कर देंगे कितना? आपका जो भी टैक्स रेट है। यस, इज इट क्लियर? 75% प्लस क्या करेंगे? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये समझा नहीं समझा? चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। If Anirudh, a citizen of India, has stayed in the India in the previous year 2021 for 181 days and he is a non-resident in 9 out of 10 years immediately preceding the current previous year, and he has stayed in India for 365 days in all the 4 years immediately preceding the current previous year, and 420 days in all in the 7 years immediately preceding the current previous year, his residential status will be। वो क्या बोलता है कि सर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? अभी सुनना ध्यान से। बेसिक कंडीशंस आपके पास दो है, एडिशनल भी आपके पास दो है। बेसिक कौन से? ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। एडिशनल कौन सा? ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। एडिशनल कंडीशन कौन सी है सर? ही मस्ट बी रेसिडेंट एट लीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सेकंड कौन सा सर? ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो अगर कोई बेसिक कंडीशन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई करेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडेंट बोल देते हैं। बट आरओआर कभी बनता है? जब वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी बेसिक एक करेगा चलेगा, बट एडिशनल दोनों करना पड़ेगा। आरएनओआर कभी बनता है? जब बेसिक एक करने का और एडिशनल या तो एक भी नहीं सेटिस्फाई करने का या फिर खाली एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने का, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या बनता है? फिर आरएनओआर बन जाता है। क्या बन जाता है? आरएनओआर। और एनआर कभी बनता है? जब वो दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता, तो उसको लोग नाम क्या देते हैं? हम लोग नाम देते हैं नॉन रेसिडेंट। सुनना, तो अभी वो क्या बोलता है? अपने पास बेसिक कंडीशन कौन सी मालूम है? अपने पास दो है, एक और दो। मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, तो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा? 2021। फिर ये कौन सा? मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, जो भी अपना, एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये अपने को दिया हुआ है। अभी सुनना, तो जैसे बेसिक में से एक सेटिस्फाई हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? उसको रेसिडेंट बोल देंगे, ठीक है? सुनना, तो यहाँ पे क्या लिखा है?
फॉर द प्रीवियस ईयर मिस्टर अनिरुद्ध अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैज स्टे इन द इंडिया इन द प्रीवियस 2020 फॉर 181 डेज। यानी वो पिछले 20-21 में, कभी 20-21 में कितना रहा है, खाली 181 डेज है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको एटलीस्ट 182 डेज या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। यानी हम लोग पूरा दुख के साथ में बोल देंगे ये वाला कंडीशन इसने सेटिस्फाइड नहीं किया है। बट जैसे ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब रोने का नहीं, अपने को चेक करना है कि कंडीशन नंबर 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी सुनना, कंडीशन 2 क्या बोलता है, मोर देन 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर। अपना कौन सा है, 2021। तो यस सर, 2021 में तो 181 डेज रहा है। कितना रहा है, 181 डेज, यानी 60 दिन से तो ज्यादा रहा है। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में सर फिर वो क्या बोलता है, एंड ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, एंड ही हैज स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज इन ऑल इन द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। यानी सर वो क्या बोलता है कि करंट ईयर को छोड़ के पिछले 4 साल में 365 डेज हो रहा है। तो मेरे को बोलो, अपने को भी तो इतना ही चाहिए। यानी इसने क्या किया, दोनों, अपना दोनों कंडीशन कौन सी, पॉइंट नंबर 2 की सेटिस्फाई के लिए। पहला कौन सा, 60 डेज से ज्यादा, सेकंड कौन सा, 365 डेज है उससे ज्यादा। तो जैसे दोनों में से एक सेटिस्फाई हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया, रेसिडेंट। क्या बन गया, ये रेसिडेंट बन गया। ठीक है, चले। अभी रेसिडेंट ये बंदा बन गया, ये क्या बन गया, ऐसा बंदा आपका रेसिडेंट तो बन गया। बट अभी अपने को ये चेक करना है कि भाई साहब ये आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। बराबर, तो आर ओ आर के लिए वो क्या बोलता है कि दोनों एडिशनल सेटिस्फाइड किया था, वो क्या बन जाएगा, आर ओ आर बन जाएगा। पहला कौन सा, ही मस्ट बी रेसिडेंट आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 10 टू प्रीसीडिंग ईयर। यानी पिछले 2 साल में कम से कम वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बराबर, बाकी 8 साल नॉन रेसिडेंट होगा तो भी चलेगा। यानी वो क्या बोलता है, पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2 साल इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, तो उसने एडिशनल 1 सेटिस्फाइड किया। सेकेंड कौन सा सर, he must stay in India more than equal to 730 days in 7 preceding previous year। यानी याद रखना, प्रीसीडिंग मतलब अपने प्रीवियस ईयर को छोड़ के बाकी के पिछले साल। ठीक है, यानी 20-21 को छोड़ के। यस, अभी वो क्या बोलता है, ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10। यानी वो पिछले 10 साल में 9 साल नॉन रेसिडेंट है। तो भाई साहब कितने साल रेसिडेंट था, ओनली एक ही साल वो क्या था, रेसिडेंट था। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि भाई एक ही साल है, मतलब तूने ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। और जैसे दोनों एडिशनल में से एक सेटिस्फाई नहीं होता है, उसका स्टेटस आर एन ओ आर हो जाएगा। अपने को आगे चेक करने तक भी जरूरत नहीं है। क्या स्टेटस हो जाएगा उसका सर, आर एन ओ आर। तो अपना कौन सा आंसर रहेगा सर, बी, आंसर नंबर बी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस, चलिए मेरे को बोलो क्या ये समझा रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मिस्टर अजय is found to be the owner of the two gold chains 50 gram each. The market value of each is 1,45,000। यानी हर एक गोल्ड चेन का मार्केट वैल्यू कितना था, 1,45,000। तो एक का 1,45,000, टू का कितना हो जाएगा, 2,90,000। चलो बहुत बढ़िया बात है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 March 2021, बट ही कुड ऑफर satisfactory explanation to the assessing officer for ₹50,000 spent on acquiring this gold chain। यानी वो क्या बोलता है कि सर देखो, मेरे को मालूम है कि ये हमने नहीं बताया बराबर, बट इसका रियल में यार खर्चा 50,000 तो हुआ था। तो असेसिंग ऑफिसर भी सेटिस्फाइड हो गया कि भाई हाँ हो सकता है बेचारे ने खर्चा किया रहेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना इनकम मिला, 2,40,000 अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। यस, और मेरे को मालूम है इस पे कितना चार्ज करते हैं, 75%। चलिए 2,40,000 का 75% कितना होता है, 1,80,000। बट इसके अंदर लास्ट में क्या ऐड करते हैं, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। चलिए मल्टीप्लाई 4% कितना आता है, 7,200। कितना आता है सर आपका, 1,80,000 प्लस 7,200, 1,87,200। यस, तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर और नॉट, क्या ये समझा नहीं समझा। नेक्स्ट वो क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 8। एक, वो ये बोलता है मिस्टर अजय इज अ रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर
He joined a reputed hospital in 1st Jan 2021. He earned total income of rupees 3,40,000 till 31st March 2021. यानी वो टोटल कितना कमाया सर? टोटल इनकम अपने को बोल रहा है कि मैं खाली कितना कमाया, 3,40,000 ही कमाया। कितना कमाया मैंने? 3,40,000 ही कमाया। ठीक है, यस। अभी सुनना, हिज एम्प्लॉयर एडवाइज हिम टू क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87। यानी उसके एम्प्लॉयर ने क्या बोला मालूम है कि गवर्नमेंट के वहां पे एक सेक्शन है 87A, जो रिबेट किसकी बात करता है? जो रिबेट की बात करता है। तो एक बार क्या करो, आप रिबेट चेक कर लो। वाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 21-22, he approached his father, a tax professional, to inquire regarding what is the rebate under section 87A। सुना भी, रिबेट क्या होता है? पहला, एक तो मिलता किसको है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है, उसके सिवा किसी किसी को भी नहीं मिलेगा। याद रखना, रेसिडेंट के अंदर दो लोग आएंगे, ROR भी आ जाता है और RNOR भी आ जाता है, यानी इन दोनों को रिबेट मिल जाएगा। सेकंड, सेकंड कभी मिलता है व्हेन योर टोटल इनकम, क्या? टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख। यानी अगर आपका पूरे साल का टोटल इनकम डिडक्शन को लेस करने के बाद का इनकम 5 लाख तक का, आपको रिबेट मिल जाएगा। एंड बेटा, पूरा टैक्स निकालने के बाद में आपको रिबेट कितना मिलेगा? जितना आपका टैक्स भरने को आ रहा है, यानी जैसे आपने इनकम पे टैक्स निकाला वो, और मैक्सिमम कितना? 12,500, दोनों में से जो भी छोटा होगा उतना आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? आपको रिबेट मिल जाएगा। सुनना भी ध्यान से। तो उसने पप्पा को ऐसा पूछा कि पप्पा 87A रिबेट करके कुछ आया है, तो आप मेरे को बताइए। पप्पा कुछ ज्यादा ही नॉलेजेबल निकल गए। अपन ने तो कितना पॉइंट पढ़ा सर? अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, बट पप्पा कुछ भारी बोलते हैं ना, एकदम भारी नॉलेज वाले निकले। उन्होंने क्या बोला बेटा? एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, तो देखो अपन ने भी क्या लिखा? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए। तो भाई ये तो पप्पा ने मैच करवा दिया यार। पप्पा बोलते हैं भाई ये तो हमने हमारे साथ मैच हो गया। सेकंड, एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000 इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिबेट। नहीं पप्पा ना, ये 3.5 लाख वाला तो बहुत पुराना टाइम था। अभी तो पप्पा, अभी हम लोग 5 लाख वाले लोग हो गए। ठीक है, मैक्सिमम रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 5। अरे पप्पा पुरानी बातें कर रहे हो, ये पुरानी बात है। अपने को मालूम है मैक्सिमम कितना मिलता है? 12,500। रिबेट अंडर 87 इज अवेलेबल इन द फॉर्म एग्जेम्पशन फ्रॉम टू। नहीं 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 नहीं, ये तो इनकम निकालने के बाद में टैक्स नहीं, और टैक्स में से आपको डिडक्शन मिलता है, कम मिलता है। ठीक है, यानी ये कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे पप्पा को? पप्पा ये भी गलत बोल दिया आपने। मैक्सिमम रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 87A इज 12,500। वो क्या बोलता है कि मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा अपने को सर? 87A में 12,500। चलो ये बढ़िया बोल दिया पापा ने। रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन फ्रॉम द बेसिक टैक्स लायबिलिटी। यस, यानी ये भी राइट है। तो मेरे को बोलो, पप्पा ने पहला राइट बोला, पांचवा राइट बोला और छठा राइट बोला। चलो कहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा? पहला, पांचवा और छठा। चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी, पहला, पांचवा और छठा। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या है? रमन अ सिटीजन ऑफ इंडिया वाज एम्प्लॉयड इन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। ही रिजाइन ऑन 27/9/2020, यानी 27 सितंबर 2020 को उसने रिजाइन कर दिया। he received a salary of rupees 40,000 per month from 1st April 2020 to 27/9/2020। यानी उसको हिंदुस्तान लेबर से सैलरी मिल गया जितना उसने काम किया था 1 अप्रैल 20 से लेके 27 सितंबर 2020 का। फिर thereafter he left for the Dubai or for the first time on 1st October 2020। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि उसने क्या किया? उसने सर दुबई के लिए वो 1 अक्टूबर 2020 को रवाना हो गया। एंड गॉट अ सैलरी ऑफ रुपी इक्विवेलेंट टू 80,000 पर मंथ फ्रॉम द 1 अक्टूबर 20 टू 31 मार्च 2021। और वहां पे जाके उसको सैलरी मिला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का उसको सैलरी मिल गया। एक महीने का 80,000, 6 महीने कितना? 4,80,000। हिज सैलरी फॉर द अक्टूबर दिसंबर वाज क्रेडिटेड हिज दुबई बैंक। यानी सर जो दुबई जाके उसने कमाया ना, वो पूरा पैसा कहाँ पे मिल गया उसको? दुबई बैंक में ही मिल गया। यानी सर ये वो वाला इनकम है जो इनकम ड्यू कहाँ पे हो गया? दुबई में हो गया। और रिसीव भी कहाँ पे हुआ है? रिसीव भी सर दुबई में हो गया है। उसके बाद में सर अकाउंट एंड द सैलरी ऑफ जैन टू मार्च 2021 वाज क्रेडिटेड इन हिज मुंबई अकाउंट डायरेक्टली। ही इज लायबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ। यानी वो क्या बोल रहा है कि सर ये बंदा जो है ना, मिस्टर रमन,
ये बहुत सालों से भारत में रह रहा है, बहुत सालों से, यानी पिछले साल जितने भी साल है भारत में रह रहा है। वो खाली आज अपना प्रीवियस ईयर कौन सा 2021, मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम लोग जो भी करेंगे 2021 के लिए करेंगे, उसके सिवा कुछ भी नहीं करेंगे। तो 2021 स्टार्ट कहाँ से होता है सर? 1 अप्रैल 2020 एंड एंड होता है 31 मार्च 2021। तो उसने क्या किया सर? वो 1 अक्टूबर तक तो इंडिया में ही था, 1 अक्टूबर 2020 तक। देयर आफ्टर ही लेफ्ट फॉर दुबई एंड बाद में उसको सैलरी कार्ड मिला, दुबई मिल गया। तो अगर मैं इसका स्टेटस देखूं ना, तो सर ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, बेसिक वाली, यानी बेसिक सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में सर एडिशनल भी दोनों सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से ही इंडिया में ही है, यानी पिछले 10 साल से वो रेसिडेंट हुआ बना है। सेकंड कौन सा सर? वो 7 साल में 730 दिन का भी कंडीशन इसने खत्म कर दिया है। तो मेरे को बोलो सर, ये केस में वो क्या बन गया? वो आरओआर बन गया। और अगर आरओआर टैक्स भरता है तो सर आरओआर पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स भर देता है, पूरे वर्ल्ड की, मतलब वो जहां जहां पे कमाया है। अभी अपने केस में सर ये कमाया किधर है? इंडिया में कमाया। तो भाई इंडिया में जो सैलरी मिला ना, उसका टैक्स भी तेरे को इंडिया में भरना है। और भाई साहब कहाँ गए थे? भाई साहब दुबई गए थे। तो आरओआर है ना, तो अपने को क्या बोलना मालूम है? तू दुबई जा, तू इंडिया में जा, तू जापान जा, तू कहां पे भी जा, इफ यू आर आरओआर, तो तेरा गला कटने ही वाला है, यानी तेरे को पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स भरना है। तो मेरे को बोलो, क्या वो दोनों इनकम पे टैक्स भरेगा नहीं भरेगा? यस। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड इन दुबई, यानी सर वो दोनों की इनकम पे टैक्स इंडिया में भरेगा, बिकॉज द स्टेटस ऑफ मिस्टर रमन इज आरओआर। इज इट क्लियर? कैन वी मूव फर्दर? 10 क्वेश्चन हम लोग आते हैं। मिस्टर सुहान एजड 35 ईयर्स, यानी 35 ईयर्स का मतलब क्या करेंगे हम लोग सर? 2.5 लाख वाला सेलिब्रेट। यार देखो, एक एक स्टेप अपने को ढंग से याद रखना है। अगर 35 ईयर्स बोला है, मतलब क्या होगा सर? 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल रहेगा। और नॉन रेसिडेंट अर्न डिविडेंड इनकम ऑफ ₹12,50,000। यस, यानी उसको क्या मिला? 12,50,000 फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। अभी जो लोगों ने अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मैं आपको बोलता हूं कि इंडियन कंपनी से अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है, तो भाई साहब वो डिविडेंड अभी टैक्सेबल है नॉर्मल रेट्स में। यस, यानी 12,50,000 पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, पूरा का पूरा, विच वॉज डिक्लेयर ऑन 30 सितंबर 20 एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली टू इट्स बैंक अकाउंट ऑन 5 अक्टूबर 2020, ओके, इन फ्रेंच, एंड 15,000 एज इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी सर उसको दो इनकम मिला, एक कौन सा? डिविडेंड वाला। सर डिविडेंड वाला इनकम कितना उसका? 12,50,000, बहुत बढ़िया। एंड उसको इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक से, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। कितना मिला? 15,000। तो जब मैं इतना ही इनकम में टोटल करूं तो कितना होता है? 12,65,000। इसका क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। अभी सर ये है कौन? नॉन रेसिडेंट है। तो बेटा नॉन रेसिडेंट हो या कुछ भी हो, ये डिडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी को इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक अकाउंट से, या फिर कोऑपरेटिव बैंक से, या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो वो केस में जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका 10,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है अंडर 80TTA। तो ये भाई साहब को भी, इवन वो नॉन रेसिडेंट है तो भी इसको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा सर? लोअर ऑफ जितना उसका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट कितना? 15,000 और 10,000, दोनों में से जो भी छुटकू है, छुटकू कौन है सर? छुटकू कौन है आपका? 10,000। देयरफॉर 10,000 चला गया, कितना आ जाएगा? 12,55,000। तो उन्होंने क्या बोला है? अपना इनकम कितना होगा? 12,55,000। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये समझा नहीं समझा? चलिए, तो मेरे हिसाब से ये भी चीज आपके लिए क्लियर है। 10th हो गया। नेक्स्ट आते हैं 11th। 11th क्या बोलता है? आशीष अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। आशीष कुछ कमा रहा है, वो अपने को बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स। भाई साहब याद रखना, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। 1/4 बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया, यानी आशीष को सर यूनाइटेड किंगडम के बॉन्ड्स का इंटरेस्ट मिला है, जिसमें से 1/4 कहां पे मिला है? इंडिया में रिसीव हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। कैपिटल गेन ऑफ सेल ऑफ अ बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव इन हॉलैंड 6 लाख, यानी सर इंडिया का उसने कोई असेट बेचा है और उसको इंडिया का असेट बेचने से 6 लाख का क्या मिला? कैपिटल गेन मिला। If Ashish is a resident but not ordinarily resident in India, then what will be the amount of income chargeable to tax in India for the AY 21-22? यानी वो क्या बोलता है कि सर अगर आशीष क्या है?
RNOR, क्या है RNOR, तो वो केस में सर उसको कितनी इनकम पे टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा, सुनना भी ध्यान से। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आर ओ आर या RNOR या NR कोई भी बंदा इंडिया में आता है और कोई भी इनकम इंडिया में ड्यू हुआ है ना, तो तीनों को टैक्स भरना है। जैसे उसने इंडिया का प्रॉपर्टी बेच दिया, इंडिया के यहाँ से उसको इंडिया की प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सैलरी दिया है, इंडियन कंपनी ने उसको सैलरी दिया है, या फिर सर इंडियन कंपनी के शेयर डिविडेंड मिला उसको, तो कोई भी इनकम इंडिया से ड्यू हुआ मतलब तीनों को टैक्स भरना है। अगर कोई भी इनकम ड्यू किधर भी हुआ था, ड्यू भले यूएस में हुआ था, बट अगर रिसीव इंडिया में हुआ है तो उसको टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। यानी यहाँ पे दो पार्ट है, या तो ड्यू या फिर रिसीव, दोनों में से कुछ भी अगर इंडिया में हुआ है तो भाई साहब आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड आता है ऐसा इनकम जो ड्यू भी आउटसाइड इंडिया है, जो रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है। तो ये तो कौन सा इनकम हो गया सर, ये तो हो गया फॉरेन इनकम। कौन सा हो गया, फॉरेन इनकम। सर फॉरेन इनकम मतलब क्या, फॉरेन इनकम मतलब ऐसा इनकम जो ड्यू भी किधर होता है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहां पे होता है, आउटसाइड इंडिया, ये समझा। तो फॉरेन इनकम पे RNOR तभी ही टैक्स बढ़ता है जब उसका बिजनेस सेटअप कहां पे होता है, इंडिया में। यानी वो बिजनेस पूरा इंडिया में है और उसके काम से वो बाहर जाके कुछ कमा के आ रहा है, तो उसको इंडिया में टैक्स बना है। अदरवाइज RNOR कभी भी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं बढ़ता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, अभी उसने क्या किया सर, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, वहां से इंटरेस्ट मिला है, तो ये इंटरेस्ट से बिजनेस सेटअप का कोई मतलब नहीं है। यानी ये कौन सा इनकम, फॉरेन इनकम, बट इसमें से 1/4 रिसीव्ड कहां पे हुआ है, इंडिया में। तो मैं क्या बोलूंगा सर, पहले वाले पॉइंट में से 1/4 कहां पे मिला है, इंडिया में। तो 4 लाख का 1/4 कितना होता है सर, 1 लाख रुपया। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि इंडिया में रिसीव हो या ड्यू हो, आपको टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपए का टैक्स RNOR भर देगा। अभी सर ये आपका फॉरेन का बॉन्ड है, तो ड्यू कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया, बस खाली 1/4 इंडिया में हुआ है। तो मेरे को बोलो उससे बिजनेस का कोई कनेक्शन नहीं होता है। यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट लेने के लिए बिजनेस सेटअप इंडिया में होना जरूरी नहीं है। तो ये तो क्या RNOR खाली रिसीव वाले पार्ट पे भरेगा जो इंडिया में हुआ है। बट आगे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया, आगे पढ़ना ही नहीं है भाई, इंडिया में तूने बेचा भी, रिसीव भले जापान हो, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, आपको टैक्स इंडिया में ही भरना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे दूसरे वाले में, तो भाई साहब तुम लोग पूरा टैक्स भरेंगे। चलिए 6 लाख कितना, 6 और ये कितना हो गया, 7 लाख। यानी कितना इनकम आपका टैक्सेबल होगा, 7 लाख। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, आंसर नंबर ए, दैट इज 7 लाख। चलिए फिर आते हैं 12th पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर सुमित इज एन इंडियन सिटीजन, चलो मिस्टर सुमित क्या है, इंडियन सिटीजन है, एंड अ मेंबर ऑफ क्रू, ओ मेंबर, क्रू मेंबर का, और फिर इन अमेरिका बाउंड इंडियन शिप, यानी जो इंडियन शिप है, जो अमेरिका जाने वाली शिप है, उसके वो आप पे क्या कर रहा हो, क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर आते ही मेरे माइंड में एक तो आना चाहिए कि सर इन केस ऑफ क्रू मेंबर, ध्यान रखना पॉइंट, इन केस ऑफ क्रू मेंबर हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग सर चेक करते हैं बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही चेक करते हैं। बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। यानी सर वो इंडिया में 182 डेज इन प्रीवियस ईयर या उससे ज्यादा रहना चाहिए, बराबर, हम लोग वही चेक करते हैं। इसके लिए इंडियन शिप के इंडियन सिटीजन हु इज अ मेंबर ऑफ इंडियन क्रू, सेकंड कौन सा सर, इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड कौन सा, एक नया अमेंडमेंट हुआ है वो बोलता है इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन हु केम इंडिया फॉर विजिट, एंड इंडियन इनकम कितना है उसका सर, लेस देन इक्वल टू 15 लाख। और इंडियन इनकम हम लोग क्या लेंगे सर, ऐसा इनकम जो कमाया फॉरेन में था बट बिजनेस सेटअप कहां पे था, इंडिया में था। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, एंड बेसिक कंडीशन नंबर 2 वो क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। बट सर ये कौन सा बंदा है, ये इंडियन सिटीजन जो इंडियन क्रू में काम कर रहा है, तो इसके अंदर 182 डेज का जब मैं कंप्यूट करूंगा ना, तो कुछ चीजें क्या करूंगा, मैं एक्सक्लूड करूंगा। क्या करूंगा, एक्सक्लूड। कभी से, जिस दिन वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है, डेट ऑफ साइनिंग इन ऑफ जर्नी, यानी जिस दिन वो साइन इन करता है अपनी जर्नी, वहां से लेके वापिस जब वो साइन ऑफ करता है, क्या करता है, साइन ऑफ करता है, यानी वापिस इंडिया में आ जाता है, वहां तक के सब दिन मैं क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। यानी सपोज मैं यहां से कभी निकला 8 अगस्त 2020 को, मैं जहाज में बैठ गया,
इंडियन शिप में बैठ गया और मैं यहां से निकला बाहर अमेरिका जाके वापस आया कभी 15 अक्टूबर 2020 को, यानी 8 अगस्त से मैं इंडिया के बाहर ही माना जाऊंगा। यानी जिस दिन मैं जहाज से जर्नी स्टार्ट किया दैट डे से लेके वापस में आया 8 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर 2020 तक मैं पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, उसको 180 डेज के कंपटीशन में डालूंगा ही नहीं। ये स्पेसिफिक प्रोविजन किसके लिए, इंडियन शिप के लिए, जो इंडियन सिटीजन के लिए जो इंडियन क्रू का क्या है, मेंबर है। यस, तो यहाँ पे सुनना ध्यान से। फिर वो आगे क्या बोलता है, पूरा हमने पढ़ लिया, अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। engage in carries of freight in an international traffic departing from Chennai on 25th April 2020. From the following detail of the previous year 2021, what would be the residential status of Mr. Sumit for the AY 21-22? Assuming that his stay in India in the last 4 previous year preceding to previous year 2021 is 365 days and last 7 in year preceding previous year 2021 is 730 days. यानी वो अपने कुछ डिटेल दिया है। Next, date entered in the continuous discharge certificate in respect of the joining of ship by the Mr. Sumit is 25th April 2020. यानी मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूं कि सर डेट ऑफ साइनिंग जर्नी, साइन इन ऑफ जर्नी, भाई साहब ने जर्नी कभी स्टार्ट किया, 25 अप्रैल 2020। चलो बढ़िया बात है। फिर भाई साहब कहां पे चले गए, अमेरिका चले गए। डेट एंटर्ड इनटू अ कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप बाय द मिस्टर सुमित, यानी सर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ जर्नी, कौन सा डेट है सर, 24 अक्टूबर 2020। यानी यहां से लेके यहां तक जो भी डेज है ये हम लोग यही बोलेंगे भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक्सक्लूड कर देंगे। चलो अगेन बहुत ही बढ़िया। फिर अभी अपने को यही चेक करना है, अपने पास कंडीशन कौन सा है, ही मस्ट, यानी बेसिक कंडीशन 1 ही तो चेक करना है। 1 कौन सा है, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा, 2021। तो अपने को वही चेक करना है कि क्या 2021 के लिए वो 182 डेज या उससे ज्यादा रह रहा है, नहीं रह रहा। ठीक है, अपने को यही बात क्या करनी, चेक करनी है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। सुनना भी एकदम ध्यान से। जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलो, तो अभी हम लोग बोलेंगे, देखो 2021 अपना स्टार्ट कहां से होता है, 1 अप्रैल 2020, और भाई साहब कभी चले गए, 25 अप्रैल 2020। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर 24 अप्रैल तक तो वो इंडिया में थे, यानी अप्रैल के कितने दिन वो इंडिया में थे, 24 डेज। फिर उसके बाद में भाई साहब 25 को चले गए, यानी याद रखना जिस दिन वो जा रहा है ना वो भी डेट यहाँ पे इंक्लूड मत करना। यस, और आए कभी 24 अक्टूबर, तो अक्टूबर का 24 छोड़ दो, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितने दिन हो गए सर, 7 दिन क्या हो गए वो अक्टूबर में। फिर तो भाई साहब इंडिया में ही है, यानी अक्टूबर के बाद में क्या, नवंबर में भी सर पूरा का पूरा दिन इंडिया में थे, दिसंबर में भी पूरे के पूरे दिन इंडिया में थे, जैन में भी सर पूरे के पूरे दिन क्या थे, इंडिया में ही थे, और फेब में भी पूरे के पूरे दिन क्या थे सर, इंडिया में, और मार्च में भी पूरे के पूरे दिन क्या थे, इंडिया में। चलिए टोटल मार दीजिए। अगर आप टोटल मारोगे तो आपको टोटल कितना आएगा, 24 प्लस 7, 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, कितना आ गया, 182 डेज। यस, कितना आ गया सर, 182 डेज वो क्या आ गया सर, आपके इंडिया में आ गया। ठीक है, तो मेरे को बोलो जब 182 डेज आ गया, कितना आया, 182 डेज, तो अपना पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 182 डेज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशन, ये क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। बट जैसे वो रेसिडेंट बना तो अपने को चेक करना है कि वो ROR है या RNOR है। अभी ROR कभी होगा, जब वो दोनों एडिशनल कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाइड कर देगा। चलो यहाँ पे हम लोग एडिशनल कंडीशन भी डाल देंगे, यानी सर अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है तो वो ROR बन जाएगा।
अगर दोनों नहीं करता तो क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर, या फिर दोनों में से एक करता क्या बन जाएगा, यानी दोनों करता है तो आर ओ आर बन जाएगा, या एक ही करता है या फिर कुछ भी नहीं करता तो क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है, ही शुड बी रेसिडेंट एट लीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, एंड कौन सा, मोर देन इक्वल टू 730 days इन लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। चलिए, तो क्वेश्चन क्लियरली अपने को बोल ही रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा मालूम है कि पिछले 7 साल में वो 730 days तो रहा है। तो चलो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये तो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छी बात बोल रहा है, सीधा अपने को आंसर दे दिया कि पिछले 7 साल में 730 days रहा है, बढ़िया बात है। फिर वो क्या बोलता है, एक और इनडायरेक्ट अपने को स्टेटमेंट दिया, मिस्टर सुमित हैज बीन फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया एज अ रेसिडेंट फॉर द प्रीसीडिंग 2 प्रीवियस ईयर। इनडायरेक्टली बोल दिया भाई साहब ने। वो क्या बोलता है, मिस्टर सुमित सर पिछले सालों में कम से कम 2 साल तो इंडिया के रेसिडेंट होकर रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो सर ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो मेरे को बोलो बेसिक जैसे एक होगी, हमने क्या बोला उसको, रेसिडेंट, बट जैसे दोनों एडिशनल हो गए हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये तो क्या बन गया अपना, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बन गया ये, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आर ओ आर। चलो तो मेरे को बोलो कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा अपने लिए। मेरे को तो ऑप्शन नंबर ए दिखता है, आपको कौन सा दिखता है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, यस एकदम करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए रहेगा कौन सा, रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर स्क्वायर एन इंडियन सिटीजन करंटली रिसाइड्स इन दुबई, बढ़िया बात है। ही केम टू इंडिया ऑन अ विजिट, इंडिया में घूमने आ रहे हैं, एंड हिज टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वाज 135 days। यानी सर वो पिछले प्रीवियस ईयर 2021 में कितना रहा है, 135 days रहा है। ही इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स इन दुबई, यानी वो दुबई में कोई भी टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ स्टे इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 1920 में 100 दिन रहा है, 1890 में 125, 1718 में 106। ठीक है, व्हाट शैल बी द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, यानी अपने को 2021 के लिए वो रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है कि क्या रहेगा। इफ हिज इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज ₹10 लाख, यानी वो क्या बोलता है, इंडियन इनकम कितना उसका सर, इंडियन इनकम 10 लाख है। चलो, तो ऐसा कोई बंदा जो इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन होता है, वो इंडिया में घूमने आता है और उसका इनकम 15 लाख से इंडियन इनकम कम रहता है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन 2 क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। यस, यानी हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, बेसिक कंडीशन नंबर 2 इग्नोर, यानी 1 ही चेक करना, कौन सा, 182 डेज। कौन सा चेक करेंगे हम लोग सर, 182 डेज। बट मेरे को सब लोग बोलना, क्या ये प्रीवियस ईयर में 182 डेज रह रहा है, नहीं सर, यानी एक ही कंडीशन चेक करना और वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसने बेसिक तो सेटिस्फाई नहीं किया है। और भाई साहब जब बेसिक सेटिस्फाई नहीं किया है तो क्या अपने को आगे चेक करना है, सीधा बोल देंगे भाई तू क्या है, तू नॉन रेसिडेंट है। तू क्या है यहाँ पे, नॉन रेसिडेंट है। क्या ये समझा या नहीं समझा, तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉन रेसिडेंट। उसके बाद में सर चले नेक्स्ट आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 14। डिविडेंड इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी received in Australia in the year 2019 brought to India during the previous year 2021 is taxable in the AY 21-22 in the case of, यानी वो क्या बोलता है कि सर हमने 2019-20 में कुछ डिविडेंड कमाया था, क्या कमाया था, डिविडेंड, और वो भी कहाँ पे, वो भी सर ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे कमाया था हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया में। चलो बहुत ही बढ़िया, आपने काम कर दिया। फिर वो क्या बोलता है कि सर ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, हमने सर 1920 में डिविडेंड कमाया, 2021 में हमने डिविडेंड को अपने घर पे भेज दिया, अपने मुल्क में भेज दिया, अपने देश में भेज दिया। तो अभी सर अपना देश बोलता है कि क्या इस पे टैक्स दोगे तुम लोग। अरे मैंने क्या बोला मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में सर कभी कमाया हम लोगों ने, 1920 में कमाया। तो 1920 में जब हमने कमाया तो मेरे को बोलो 1920 में टैक्स भरा रहेगा हमने उसके ऊपर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी छोड़ेगी, अरे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तो अपने खिलाड़ियों को भी नहीं छोड़ती है कि भाई तुम इंडिया में ही रहना, आओगे तो 35 लाख रुपीज का आपको पेनल्टी रहेगा या फिर 5 साल का जेल।
तो क्या अपने इंडियंस को छोड़ देगी? वो क्या बोलेगी, बेटा 1920 में तेरे को टैक्स भरना था, मैंने भर दिया रहेगा। अभी जो भरा हुआ टैक्स का उसका इनकम मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं, तो क्या वापस 2021 में टैक्स लगाया जाएगा? नहीं। यानी ये खाली क्या है, मियरली अ रेमिटेंस है। ये क्या आपका खाली मियरली अ रेमिटेंस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कोई भी टैक्स यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाएगा, मियरली ये क्या आपका रेमिटेंस रहेगा। इज इट क्लियर नॉट? तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे नन ऑफ द अबव, सर किसके लिए भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, यानी सर कोई भी बंदा यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द मियरली अ रेमिटेंस। क्या है? दिस इज अ मियरली अ रेमिटेंस। एक मिनट, हाँ, ये क्या आपका सब मियरली अ रेमिटेंस है। इज इट क्लियर नॉट? चलो उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर रमेश, अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड इन द इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। अब सुनना एकदम ध्यान से, ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसने क्या किया, मिस्टर रमेश को कहां पे भेजा? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे भेजा? ऑस्ट्रेलिया में। यानी भाई को भेज दिया, तू जा कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तू जा और वहां पे जाके इंडियन एम्बेसी में काम कर। चलिए, तो ऑब्वियसली इसको सैलरी कौन देता रहेगा सर? इंडियन एम्बेसी। तो भले ही ये सैलरी बाहर काम करने के लिए मिले, यानी इनकम भले ही ड्यू बाहर है, अगर रिसीव भी बाहर होता है तो भी चलेगा, बट मेरे दोस्तों सैलरी कौन पे कर रहा है? सैलरी गवर्नमेंट दे रही है। और क्या गवर्नमेंट कभी ऐसा बोलेगी अरे बेटा ये पैसा ले और मेरे टैक्स मत भरना? अरे भाई हम तो वो लोग हैं जो बाहर का भी पैसा लाके खा लेते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, भाई तू पैसा इंडियन गवर्नमेंट से लेगा और टैक्स तू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भरेगा? ये तो सरासर क्या है, ना इंसाफी है। तो यानी याद रखना, कोई भी अपनी गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट पे करेगी किसी को भी, तो ऑलवेज ड्यू कहां पे माना जाएगा? ड्यू माना जाएगा आपका इंडिया में ही ड्यू माना जाएगा। यस, इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, ही इज अ नॉन रेसिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, गवर्नमेंट इनकम ड्यू कहां पे माना जाएगा? इंडिया में ही। ड्यू इन इंडिया, यानी टैक्स कहां पे भरना पड़ेगा? इंडिया। ही रिसीव्ड अ सैलरी एंड अलावेंस, यानी भाई को क्या क्या मिल रहा है? एक तो उधर काम करने का पगार पानी मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। एंड साथ में क्या मिलता है? अलावेंसेस भी मिलता है, यानी कुछ खर्चे महीने के आपको खर्चे भी मिलते हैं। बिंदास मजे कर, तू इंडिया का बहुत बड़ा काम कर रहा है। इन एडिशन ही वाज अलाउड परक्यूजिट्स बाय द गवर्नमेंट, सर इन एडिशन उसको अलाउड है परक्यूजिट्स बाय द गवर्नमेंट, यानी उसको वहां पे क्या मिल रहा है? परक्यूजिट्स भी मिल रहा है, फैसिलिटीज भी मिल रहा है, गाड़ी कार बंगला सब मिल रहा है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मैं आपको बोलता हूं, याद रखना, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना। ऐसा कोई एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्लस वो काम कहां पे कर रहा है? आउटसाइड इंडिया। ध्यान सुनो वापस, मैंने क्या बोला? ऐसा कोई एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्लस वो काम कहां पे कर रहा है? आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, और प्लस अगर उसको क्या मिलता है सर? अगर उसको वहां पे कोई भी अलावेंसेस, कोई भी पॉक्यूजिट्स, तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। ये 10(7) में क्या हो जाता है? एग्जाम। याद रखना, बट सर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए और इंडिया के बाहर काम करना चाहिए। अपना ये बंदा कौन है, प्यारा सा बंदा मिस्टर रमेश, कहां पे काम कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। एम्प्लॉय कौन सा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या मिला उसको? अलावेंसेस एंड परक्यूजिट्स, दैट विल बी टोटली एग्जाम। देयरफॉर सर रिमेन क्या रहेगा? खाली सैलरी, पगार पानी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सैलरी टैक्सेबल होगा, बाकी सब नहीं होगा। 4 पॉइंट अपने सामने दे रखे हैं, चारों पॉइंट में से आपको ढूंढना है कौन सा पॉइंट सही है। ठीक है, चलिए। पहला कौन सा? सैलरी अलावेंसेज एंड पॉकेट रिसीव आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल। नहीं नहीं भाई, इतने भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं कि बोलेगी जा बेटा बाहर गया ना सब कुछ भी मत भर, नहीं, पहला पॉइंट गलत है। सैलरी अलावेंसेज एंड पॉकेट रिसीव आउटसाइड इंडिया बाय मिस्टर, अरे भाई नहीं नहीं, इतने भी हम लोग बुरे नहीं है कि बस सबके सब टैक्सेबल कर देंगे, नहीं नहीं। डी बोलता है सैलरी रिसीव बाय मिस्टर रमेश एग्जाम, अरे नहीं भाई नहीं, सैलरी क्यों एग्जाम करेंगे हम लोग? सैलरी तो मेन पैसा है। तो फिर तीनों गलत, तो सही कौन सा है? सी है। सैलरी रिसीव बाय मिस्टर रमेश टैक्सेबल इंडिया बट अलावेंसेज एंड परक्यूजिट्स आर एग्जाम। इज इट क्लियर नॉट? क्या ये समझा? चलिए बहुत बढ़िया। 16, मिस्टर निशांत और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, यानी ये कौन है? RNOR है। निशांत कौन है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, ओ प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा है, यानी सर RONR कभी था? वो 1920 में था, बहुत ही बढ़िया। एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ROR ये कभी है सर? प्रीवियस ईयर 2021 में। सर चौंकने वाली बात नहीं है, ये कैसे हो सकता है?
भाई रेसिडेंस स्टेटस हर टाइम चेंज हो सकता है, यस, बेस्ड ऑन आप कितना रहते हो। तो अगर वो पहले टाइम पे, पिछले टाइम पे उसने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की रहेगी, वो RNOR बन गया रहेगा। ये टाइम पे उसने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, वो क्या बन गया, ROR बन गया। कोई चौंकने वाली बात नहीं है। हाँ, किधर गया, हाँ, हैज रिसीव रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन कनाडा अमाउंटिंग टू 1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इन अ बैंक इन कनाडा। यानी उसको क्या मिला सर, उसको क्या मिला, कनाडा के वहां पे एक प्रॉपर्टी था, यस, कितना, 1 लाख रुपया, 1920 की बात कर रहा है। 1920 में भाई साहब क्या थे, RNOR, और कितना मिला उसको, 1 लाख रुपया मिला। कितना मिला उसको, 1 लाख रुपया मिला। अभी याद रखना, एकदम भावनाओं में एकदम फटाफट बहना मत हो रहे, 1 लाख को टैक्सेबल कर देंगे, 1 लाख को नॉन टैक्सेबल कर देंगे। मेरे दोस्तों, जब हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिलता है ना, एंड व्हेन नथिंग इज गिवन, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1 लाख में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देना बाकी है। ध्यान से सुनना, कितना 30%, 30,000। कौन सा सेक्शन, 24A बोलता है भाई, स्टैंडर्ड डिडक्शन देना। यानी आपके लिए टैक्सेबिलिटी 70 की आएगी। जो भी कामकाज करना ना, वॉट एवर यू हैव टू टेक डिसीजन, आपको लेने हैं 70,000 के बेसिस पे ही आपको लेने हैं। ऐसा नहीं कि भाई 1 लाख, याद रखना। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा देता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखा कंप्यूटेड, इट मींस कुछ 30% लेस नहीं करना है, उसने ऑलरेडी आपको लेस करके दिया। बट व्हेन नथिंग इज गिवन, आपको 30% लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा, 1 लाख रेंट मिला है, तो भाई 30,000 तो लेस करना बनता ही, हक है अपना, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 ही रेमिटेड हिज अमाउंट टू द इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल, इज सच रेंट टैक्सेबल। अरे भाई कैसी बात कर रहा है, वापस वो का वो क्वेश्चन तो रिपीट करेगा। वो क्या बोला कि सर 19-20 में मैंने रेंट मिला था, वो मैं खाली अपना 20-21 में इंडिया लेके आ रहा हूँ, क्या टैक्स लगेगा? नहीं ना मुन्ना ना। क्यों? 1920 में टैक्स भर दिया रहेगा उसने, अभी 2021 में वापस टैक्स नहीं भरेगा वो। क्यों? क्योंकि वंस द टैक्स हैज बीन पेड, यू कैन नॉट चार्ज द सेम, यू कैन नॉट चार्ज द टैक्स ऑन द सेम इनकम। आप सेम इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा रहेगा सर? डी। 16 का आंसर कौन सा आपका सर? डी। नो सच रेंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया आइदर ड्यूरिंग द प्रीवियस 1920 और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। याद रखना ही हो, क्योंकि सर वो RNOR है। वो कौन है? RNOR। और RNOR फॉरेन इनकम पे टैक्स तभी बढ़ता है जब बिजनेस सेटअप इंडिया में, कब होना चाहिए सर? बिजनेस सेटअप इंडिया में होना चाहिए, तभी भरेगा, अदरवाइज वो कभी भी नहीं भरेगा। ठीक है, यस। चलिए, नेक्स्ट 17, who among the following will qualify as a non-resident for the previous year 2021? यानी सर वो क्या बोल रहा है कि कौन क्वालिफाई नहीं होगा एज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। चलिए, मिस्टर जॉय एन इटालियन डिजाइनर केम टू विजिट इन इंडिया टू एक्सप्लोर इंडिया हैंडलूम ऑन 3 सितंबर 2020 एंड लेफ्ट ऑन 15 दिसंबर 2020। यानी वो 3 सितंबर को आया था, 15 सितंबर 2020 को चला गया। फॉर द पास्ट 4 years ही विजिटेड इंडिया फॉर अ फैशन शो एंड स्टे इन इंडिया फॉर 100 days ईच ईयर। यानी वो सर पिछले 4 साल में हर साल वो 100 दिन आता है। यानी सर ये भाई तो एक क्या कर रहा है, आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी ये तो क्या हो जाएगा सर? नॉन रेसिडेंट तो है ही नहीं है। क्या क्या ऐसे सुनना, 3 सितंबर 2020 को आया, यानी प्रीवियस ईयर 2021 में कितना रहा? जल्दी फटाफट मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना रहा प्रीवियस ईयर में। चलो जल्दी जल्दी, सितंबर यानी 30 दिन, 30 माइनस 2, यानी सर 28 डेज सितंबर के। उसके बाद में अक्टूबर, अक्टूबर पूरा का पूरा 31, फिर नवंबर, नवंबर पूरा का पूरा कितना? अरे नवंबर जल्दी, नवंबर कितना? 30 दिन। उसके बाद में दिसंबर, दिसंबर पूरा 15, टोटल मारिए, 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 15, 104 दिन रह लिया। कितना? 104 दिन, बराबर। और पिछले 1920, 2020 सॉरी, पिछले 18-19, 17-18, 16-17, इसमें तो वो हर दिन 100 हर साल 100 दिन रह रहा है। 100 100 100, टोटल कितना रहा? 400। चलिए, तो अपने को चेक करना है कि क्या वो नॉन रेसिडेंट है या नहीं है। और मेरे को नॉन रेसिडेंट तभी बनता है जब वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता। और बेसिक कंडीशन दो है अपने पास। पहला कौन सा? ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन प्रीवियस ईयर 2021। अरे सर वो तो प्रीवियस में 104 ही रहा है।
क्या इसको नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाए? नहीं मुन्ना नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड भी तो चेक करेंगे ना। सेकंड कौन सा? ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ सर इसने, यानी अपने को क्या चेक करना है, मोर देन इक्वल टू 60 डेज प्लस मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर 2021 में तो 104 दिन रहा है, मतलब ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाइड है, प्लस पिछले 4 साल में वो 400 दिन रहा है, अपने को कितना चाहिए 365, तो ये वाला पार्ट भी सेटिस्फाइड, तो ये तो क्या बन गया, रेसिडेंट। तो हम लोग बोलेंगे सर ये तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है नॉन रेसिडेंट के लिए, यानी ये तो भाई साहब क्या बन गया, रेसिडेंट है। ROR RNOR क्या है वो अलग बात है, अपने को ये चेक करना है कि नॉन रेसिडेंट है या नहीं है, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, मिस्टर संजय born and settled in Canada visits India each year for 3 months। यानी संजय भाई क्या करते हैं मालूम है, हर साल इंडिया में 3 महीने आते हैं, यानी 3 महीने मल्टीप्लाई बाय 30 यानी 90 डेज, कितने आते हैं 90 डेज। एंड देन नेक्स्ट क्या लिखा है, टू मीट हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया 1946। अरे भाई साहब ग्रैंड पेरेंट्स 1946 में बॉर्न थे, मतलब ये जो आ रहे हैं ना संजय भाई, ये संजय भाई कौन है, इंडियन ओरिजिन। अभी सर बहुत सारे लोग बोलेंगे इंडियन ओरिजिन मतलब क्या है, इंडियन ओरिजिन मींस आपका ऐसा सर कोई बंदा, आइदर वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, सब में से कोई ना कोई एक बंदा कहां पे बॉर्न होता है, अनडिवाइडेड इंडिया में, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इंडियन ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इंडियन ओरिजिन। चलिए फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ हिज इंडियन इनकम इज 15,20,000। सर हर बार ये इनकम क्यों दे रहे हैं, याद रखना अपन ने क्या बोला है कि अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, कौन इंडियन सिटीजन, अगर वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे, किसके लिए आ रहे, विजिट के लिए, और प्लस उसका इंडियन इनकम, भारतीय आय इनकम मोर देन 15 लाख है, मोर देन कितना है 15 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी नया अमेंडमेंट है भाई साहब, हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन चेक करेंगे। पहला कौन सा, मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर एंड मोर देन इक्वल टू 120 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यस और नो। चलिए तो मेरे को बोलो अपन क्या चेक करेंगे, ये दोनों चेक करना है मेरे को। बोलो देखो हर साल वो 90 दिन आता है, मतलब 2021 में भी 90 दिन आया रहेगा, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं। और भाई साहब ये दोनों दोनों कंडीशन है, तो ये भी तो सेटिस्फाई कहां से हुआ, नहीं हुआ ना, यानी यहाँ पे भी क्या बोला 90 दिन ही आया, जबकि अपने कितना चाहिए 120। याद रखना अगर इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन हु केम इंडिया फॉर विजिट प्लस उसका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो हम लोग 60 विल बी रिप्लेस बाय 120, हम लोग को 120 चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भाई वो 90 डेज ही आया है, तो सर मिस्टर संजय भाई क्वालिफाइड हो रहे हैं एज अ नॉन रेसिडेंट। चलो यहाँ पे टिक मार देते हैं, यानी ये संजय भाई क्या बन गए, NR। नेक्स्ट आज मिस्टर चेंग, अ कोरियन साइंटिस्ट लेफ्ट इंडिया टू हिज इनकम टू हिज होम कंट्री फॉर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट डे, यानी भाई चले गए वहां पे। He stayed in India for a study and research in medicine from 1st Jan 2016 till 1st July 2020। भाई साहब कब से रह रहे, 1st Jan 2016, यानी सर मैं अगर बोलूँ ना तो उसने बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड ही करना है, कौन सा, मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365, क्योंकि पिछले पिछले 16 17 18 19 20 भाई इतने टाइम से इंडिया में, मतलब पिछले 4 साल में 365 तो ऐसे ही हो गया। एंड प्लस सर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 1 अप्रैल 20 से लेके 1 जुलाई 2020, तो 60 दिन से ऊपर तो ऐसे ही हो गया, यस। तो भाई ये तो रेसिडेंट की वाले कैटेगरी में आ रहा है, यानी एक ही ऐसा इकलौता बंदा है जो सर नॉन रेसिडेंट बनेगा, कौन है ये, मिस्टर संजय। तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, आंसर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ अ सिक्किम्स इंडिविजुअल्स, यानी सिक्किम के जो लोग हैं उनके लिए अलग ही बेनिफिट है कि अगर आपको सिक्किम से कोई भी इनकम अर्न होती है तो आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी। सेकंड सर, अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है दैट विल बी आल्सो एग्जेम्प्ट, एंड अगर आपको इंटरेस्ट उनका मिलता है सिक्योरिटीज दैट विल बी आल्सो एग्जेम्प्ट, यानी अपना आंसर कौन सा रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। इज इट क्लियर? चलिए उसके बाद में सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। पहला, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम अ सैपलिंग एंड सीडिंग ग्राउंड इन अ नर्सरी इज एग्रीकल्चर इनकम, यस एकदम करेक्ट है। यानी अगर आप नर्सरी से कोई भी इनकम मिलता है, मालूम है अपन ये छोटे छोटे पौधे उगा फिर बेचते हैं बराबर, दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एज एन एग्रीकल्चर इनकम।
60% डिविडेंड रिसीव फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन टी कंपनी इज एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नहीं भाई, ये बात गलत है। डिविडेंड तो आपको पूरा का पूरा टैक्सेबल ही होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है थर्ड, वाइल कंप्यूटिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन असेसी एजड 50 ईयर्स। यानी हम लोग क्या करें सर, हम लोग इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें, ठीक है। हाँ, is required to be added to a total income only if net agriculture income for the previous year exceed 5,000 and the total income including net agriculture। याद रखना, including की जगह मेरे को क्या चाहिए, excluding चाहिए। यानी वो क्या बोलता है कि सर जब भी एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स तब लगेगा जब सर उसका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और दूसरा इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम सर 2.5 लाख से ज्यादा है। भाई हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को अलग रख रहे हैं तो वहां पे इंक्लूड थोड़ी करेंगे, वहां पे हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है प्लस उसका सर अदर इनकम एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम क्या है सर उसका 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अपना पॉइंट नंबर 4 क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग। चलिए तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, फर्स्ट एंड 4, पॉइंट नंबर सी। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर, अपना क्वेश्चन नंबर 20, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये कौन सा बोलता है, सेक्शन 10 AA की बात करता है। वो क्या बोलता है कि अगर आप SEZ में हो, कहां पे हो, SEZ में हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, प्लस आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्लस आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। तो अगर आपने ये काम किया, क्या किया आपने, SEZ है, मैन्युफैक्चरिंग किया प्लस आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो इन दैट केस सर आपको जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, सुनना एकदम ध्यान से आप, वो आपका एग्जेम्प्ट होगा फॉर दी फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 ईयर्स। यानी पहले जब आपने बिजनेस चालू किया उसके पहले 5 साल में तो आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और नेक्स्ट 5 ईयर्स वो आपको कितना मिलेगा सर, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। कितना मिल जाएगा सर, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसका तेरे को क्या मिल जाएगा सर, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यानी हाँ, बट आगे भी है, थर्ड पॉइंट है 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट और जितना अपन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट अपने को अभी कोई काम का नहीं है अपने को, इतना याद रखो, फर्स्ट 5 ईयर्स 100% मिलेगा, सेकंड नेक्स्ट 5 ईयर्स 50%। बट द कंडीशन इज दैट कि आप ये तीनों कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड, SEZ, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। यस चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनना एकदम ध्यान से। XYZ लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स, 1 यूनिट एट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी पहला यूनिट कहां पे सर, XYZ लिमिटेड है, इसको मैं वापस हटा देता यहाँ पे लिखता हूं, XYZ लिमिटेड के पास के 2 यूनिट है, पहला SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अपने को चाहिए भी क्या, SEZ तो चाहिए। सेकंड कौन सा है, अगर जो SEZ को छोड़ के बाकी एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। The unit in SEZ was set up and starting manufacturing on 12 March 2012। यानी सर हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कभी स्टार्ट किया, 12 मार्च 2012 को। एंड यूनिट इन DTA हमने कभी स्टार्ट किया, 15 जून 2015 को स्टार्ट किया। द टोटल टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड एंड यूनिट इन DTA इज 8 करोड़ 50 लाख एंड 3 करोड़ 25। अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल टर्नओवर XYZ यानी टोटल कंपनी का टर्नओवर दिया कितना, 8 करोड़ 25 लाख। बट अपने को कंपनी का थोड़ी चाहिए, अपने को SEZ का चाहिए और DTA का चाहिए। इसमें से क्या बोला है, DTA का कितना है, 3 करोड़ 25 लाख। तो अगर मैं बोलूं 8 करोड़ 25 लाख में से 3 करोड़ 25 लाख DTA का है, तो मेरे को बोलो सर अब, सॉरी 8 करोड़ 50 लाख में से 3 करोड़ 25 लाख लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 करोड़ 25 लाख। ये आपका कौन सा SEZ का टर्नओवर है। यस नेक्स्ट, एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ यूनिट इन SEZ कितना है, 2 करोड़ 50 लाख एंड DTA कितना है, 1 करोड़ 25 लाख। यानी वो क्या बोलता है सर, आपने SEZ में कितना एक्सपोर्ट किया, 2 करोड़ 50 लाख, और आपने सर DTA में कितना किया, 1 करोड़ 25 लाख। अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरे को बोलो सर अपने को एग्जेम्पशन किसका है, SEZ का है, तो अपने को पूरा फोकस SEZ पे रखना है। और नेक्स्ट क्या बोला, प्रॉफिट SEZ में कितना हुआ, 80 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ। चलिए अपने को पूरा डेटा SEZ का चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, XYZ लिमिटेड वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर द प्रीवियस 2020। यानी उसको 10AA में कितना डिडक्शन मिलेगा, सुनना। तो अपने को कितना मिलेगा सर, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 12 मार्च 2012, कभी स्टार्ट किया था, 12 मार्च 2012 को। यस तो वो केस में सर 10 साल हुए हैं
और 10 साल यानी पहले के 5 साल क्या होता है सर आपको, पहले के 5 साल क्या होता है आपको सर 100% मिलता है, अगले 5 साल कितना मिलता है 50%। यस, यानी अगर मैं बोलूंगा ना कि अपना कभी हुआ है 12/3/2012 को, यानी 11/12, 11/12 1, फिर 12/13 2, फिर अपना 13/14 3, फिर 14/15 4, 15/16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21, यानी 10वां साल चल रहा है, यानी 50% कितना अपने को एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% मिल जाएगा। बट एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालेंगे कैसे सर, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ अपने को 80 लाख हुआ है, ये तो पूरा प्रॉफिट है ना, इसके अंदर मैंने सर यहां पे भी बेचा बाहर भी बेचा, तो अपने को क्या बोलेंगे, टोटल टर्नओवर कितना है 5,25,00,000 और एक्सपोर्ट कितना अपना सर 2,50,00,000, कितना है 2,50,00,000, ये सो नो। चलिए कितना आता है जल्दी बोलो, 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 2,50,00,000 डिवाइड बाय 5,25,00,000, आपको आता है सर कितना प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट 38,095,24, 38,095,24, यानी सर मेरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना आया, यानी सर आपने 80 लाख कमाया बट वो टोटल 5,25,000 पे कमाए और आपने एक्सपोर्ट खाली कितना किया 2,50,00,000, तो जितना आएगा वो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा, कितना आया एक्सपोर्ट प्रॉफिट 38,095,24। बट मेरे को बोलो हम लोग कौन सा पहले 5 साल में थोड़ी है, हमको तो बिजनेस स्टार्ट किया 10 साल हो गए हैं, तो हमको उसका 50% ही मिलेगा। तो चलिए निकालिए इसका 50%, 38,095,24 मल्टीप्लाई बाय 50% कितना आता है 19,04,762। चलिए एक ऑप्शन है क्या अपने पास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, तो अपना राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर और नॉट, यस, क्या ये समझा नहीं समझा। चलिए तो होप सो आपको ये पूरा सेशन समझ गया रहेगा कैसे हम लोग एमसीक्यू, यानी यहाँ पे यही याद रखना सिली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, अपने को पूरे प्रोविजंस याद होने चाहिए, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो, आपका कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यस आपको क्या करना, लाइक तो करना ही है, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी लोग देखो ये टोटली एक इनिशिएटिव टेकन बाय द सी हब क्लासेस, और जी हाँ हम क्या कर रहे हैं सर 15 से क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे भी सर पास पेपर से लेके पूरे एमसीक्यू सब सॉल्व करवाए जाएंगे। यस, नाम खाली हमने क्रैश कोर्स रखा हुआ है, बाकी कोई क्रैश कोर्स नहीं है, पूरा एकदम डेडिकेटेड आपको 100% सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा। जस्ट यस, तो उसका मैं आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड है और जो भी किसी को लग रहा है कि ये शेयर करने से किसी को सर और खुशी मिल सकती है, तो आप उसको जितना शेयर हो मैक्सिमम शेयर कीजिए। यस, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ये बुरे दौर है, ये बुरे दौर गुजर जाएंगे। हमेशा याद रखना कि जब अंधेरा होता है तो उतना ही अच्छा अपने को उजाला लगता है, यानी जैसे अंधेरा हुआ फिर अपने को सर आगे जैसे उजाला मिलता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। अभी वो दौर चल रहा है बट यस अपने को डरना नहीं है, अपने को डट के सामना करना है। तो यस गाइस, स्टे होम स्टे सेफ, घर वालों का ध्यान रखिए, जितना हो सके पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। यस, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना, एक मुसीबत के टाइम पे अगर संभल जाते ना तो लाइफ में वो कभी गिरते नहीं है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। यस, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में सीरीज 2 के साथ में। ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे जहां पे हम लोग और आगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस, तो थैंक यू सो मच गाइज।